किसी ने इतना बड़ा खुलासा संदीप घोष के खिलाफ किया है। इसका कहना है संदीप घोष पर यह सबसे संगीन आरोप है। क्या सीबीआई के हाथ लग गए हैं मर्डर से जुड़े हुए अहम सबूत? क्या इन सबूतों और वीडियोस ने पूरे केस का रुख बदल कर रख दिया है? इस एपिसोड में हम उन सीनियर डॉक्टर्स के नाम आपको बताएंगे कि कैसे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के न होने के बावजूद भी इस अस्पताल में आते हैं, लेडी डॉक्टर की लाश और उसके लाश की पोजीशन को देखते हैं। इसके बाद वे प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरीके से इस सामूहिक बर्बरता व मर्डर कांड को एक आम आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। उन्होंने सबूत मिटाने की प्लानिंग की और कुछ डॉक्टरों को यह प्रचारित करने का काम सौंपा कि आप लोगों को बताओ, यह कांड सामूहिक यौन कर्म व मर्डर नहीं बल्कि एक आम सुसाइड का मामला है। आइए अब देखते हैं कि ये डॉक्टर्स कौन थे, कैसे आए थे और प्रिंसिपल संदीप घोष इस पूरे घटनाक्रम के प्रमुख बिंदु कैसे बन जाते हैं। अब तक बताई गई जानकारी कि लाश को सबसे पहले किसने और कब देखा, इस संबंध में काफी विरोधाभास पूर्ण बातें आपको सुनने को मिली होंगी, परंतु सच्चाई कुछ दूसरी ही थी। इस मामले को बहुत ज्यादा उलट पुलट करके प्रचारित करने का प्रयास किया गया है। पूर्व में भी हम जो चर्चा कर चुके हैं कि प्रिंसिपल संदीप घोष की सारी गतिविधियां अब तक किस तरह से संदेहास्पद रही हैं, उसके पीछे जो वास्तविकता थी वह हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसमें साफ तौर पर पता चलता है अस्पताल के गार्ड सुबह सुबह 5 बजे लाश को देखता है। इसके बाद वह गार्ड क्या करता है, किसे बताता है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, केस की सरकारी फाइल में यह दिखाया गया है कि सुबह जब प्रोफेसर और डॉक्टर मरीजों को देखने राउंड पर आए और मृतिका को साथ लेने के लिए सुमित्रा नामक लड़की के द्वारा उसे बुलाया गया, तब जब सुमित्रा मृतिका को बुलाने जाती है तब वह सुबह के 9 बजे पर पहली बार लाश को देखती है। ऐसा सरकारी रिकॉर्ड में बताया गया है। इसके बाद वह डॉक्टर्स को बताती है और इसके बाद आगे की सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। परंतु हकीकत में क्या हुआ था, किन किन बातों को छिपाकर नई कहानी बना ली गई थी, इसका खुलासा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सुबह 5 बजे से जब से लाश को देखा गया तब से लेकर रात 7:40 तक कब कब किस टाइम पर क्या क्या चीजें हुई हैं, यह जानकारी जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक अस्पताल के अंदर इतना बड़ा बर्बर कांड, यौन शोषण व हत्या कांड हो जाने के बाद भी उसे दबा देने का प्रयास किया जाता है, उसे आत्महत्या का रूप दिए जाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कैसे कैसे कृत्य किए जाते हैं और इस पूरे केंद्र बिंदु में प्रिंसिपल साहब की जो भूमिका देखने को मिलती है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। षड्यंत्र में इन 7 डॉक्टरों ने क्या क्या करिश्मा किया, यह भी आपको देखने को मिलेगा। हम उनके नाम व पोस्ट भी बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे उनके तार बंगाल सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और वे क्यों इतने खासम खास हैं कि उनका नाम अपराध की सरकारी फाइल पर तो आ ही नहीं सकता है। इस वीडियो का लक्ष्य सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है, जिससे आप इस तरह के हादसों से अपने आप को बचा सकें। आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, परंतु इस वीडियो को एक लाइक देकर इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बनिए। बढ़ते हैं पुनः क्राइम केस की ओर। ये जूनियर डॉक्टर्स जिन्हें सीबीआई ने उठा भी लिया है, परंतु वे सीनियर डॉक्टर कौन हैं जिन्होंने प्रिंसिपल के पक्ष में केस को तोड़ मरोड़ कर लीपापोती करके केस को आत्महत्या का रूप देने का ताना बाना तैयार कर डाला और उनकी योजना के अनुसार ही सारे स्टाफ से लेकर पुलिस तक ने अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। अभी सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट तैयार किए हैं उसमें उन्होंने गैंग एवं शोषण की बात को नकारा है। दोस्तों, इस केस में संजय राय जरूर शामिल है, लेकिन वह मुख्य किरदार तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि हॉस्पिटल का ये राज कभी भी बाहर ना आ पाए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे इंटर्न्स हैं, ऐसे जूनियर्स हैं या वहाँ के विभागाध्यक्ष हैं जिन्होंने केस को दबाने के लिए ताना बाना बुन डाला और सारी कार्रवाइयाँ
उनकी योजना अनुसार ही की गई। उन्होंने कहा कि इस खबर को किसी भी तरह से मीडिया में नहीं आने देना चाहिए। लोगों को नहीं पता लगना चाहिए कि जिस लड़की की बेरहमी से यौन शोषण करके बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई, बल्कि आप लोग यह खबर फैलाने का प्रयास करो कि उस लड़की ने अपने किसी बात से परेशान होकर उसने स्वयं ही मौत का रास्ता चुन लिया है। जबकि हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया है कि लाश को 5 बजे सुबह उसने देखा था। कि हकीकत तो यह है कि 9:30 बजे का जो ऑफिशियल टाइम होता है उस समय सुबह सुबह ड्यूटी चेंज होने का टाइम होता है। अब जो लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे वे सामान्यतः चले जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ आ जाते हैं। अब जबकि सबकी ड्यूटी चेंज होनी थी, रजिस्टर मेंटेन होने थे, तो ऐसे में लेडी डॉक्टर को किसी ने देखा नहीं और इसीलिए एक पीजी का स्टूडेंट उनको ढूंढते हुए गया और उसे सेमिनार हॉल में मृत अवस्था में पाया। तब वह घबरा जाता है, परंतु अभी तक यह सामने नहीं आया है कि वह पीजी स्टूडेंट कौन था। इसके बाद पीजी का वह स्टूडेंट सीधे एचओडी अरुण दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को कॉल करता है। वहीं प्रिंसिपल संदीप घोष जो निरंतर इस केस में उलझते चले जा रहे हैं, जिन पर करप्शन व अन्य क्राइम के बहुत सारे चार्ज लगे हुए हैं। एचओडी अरुण दत्ता और प्रिंसिपल संदीप घोष को इस बात की खबर मिलती है कि अस्पताल के अंदर उन्हीं के अंडर में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर की लाश बहुत बुरी अवस्था में सेमिनार हॉल में पड़ी हुई मिली है। और कुछ नाम सुनिए। सेमिनार हॉल में पहुंचने वाले 4 सबसे खास नाम यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापदार और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट देवेपायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार राय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविका डे। इनमें से सुशांता कुमार और अविका डे यह दोनों इस अस्पताल से भी नहीं है। जब लाश को सेमिनार हॉल में देखा जाता है उसी समय ये 4 लोग सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं और इनकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग में ये लोग तय करते हैं कि इस शोषण व बर्बर मर्डर को किस तरीके से मीडिया, स्टूडेंट्स और बाकी लोगों के सामने रखना है, पुलिस के सामने कैसे पेश करना है, जिससे कि यह कांड आत्महत्या का केस बन जाए। यहाँ तक तो यह साफ था कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उसकी हत्या हुई है। जिस तरह से उस पीजी के जो स्टूडेंट ने देखा, अब डेड बॉडी जब दिखती है तब एचओडी और प्रिंसिपल संदीप घोष को बताया जाता है। उसके बाद उस कॉलेज के जो सुमित और देवेपायन हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। इसके लिए कॉल करके उनको बुलाया जाता है संदीप घोष और वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा कहा जाता है कि देखिए जो अमुक लेडी डॉक्टर की जो वारदात हो गई है, तो अब ऐसे में आपको एक खबर फैलाना है। इस तरह की खबर फैलाने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। वो पूछते हैं कि कैसी खबर फैलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तब ये कहते हैं कि कैसे भी करके आप इस वारदात को जो एक मौत हुई है उसको एक साधारण मौत के तरीके से बदल दीजिए। मीडिया और स्टूडेंट्स में यह बता दीजिए कि यह जो मौत हुई है यह एक तरीके से सुसाइड है या उस लड़की ने खुद ही मौत का रास्ता चुन लिया है। इन दोनों के साथ प्रॉपर एक मीटिंग ली जाती है, इन्हें समझाया जाता है और इन्हें काम दे दिया जाता है कि आपको जो कहा गया है उसे बड़ी चतुराई के साथ करना है, जिससे लोगों को लड़की के द्वारा आत्महत्या करने के काम पर भरोसा हो जाए। परंतु दूसरी तरफ जब ये षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसी समय जिस तरह से पीजी के स्टूडेंट ने पहली बार जब इस लाश को देखी थी, तब धीरे धीरे वास्तविक बात स्टूडेंट्स में फैल जाती है और स्टूडेंट्स को पता लग जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी यह जो खबर है यह मीडिया में भी पहुँच जाती है और धीरे धीरे जो वास्तविक खबर होती है उसकी खबर बननी शुरू हो जाती है। सबको यह लगने लगता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो मेडिकल कॉलेज की ही स्टाफ है, जो यहीं की स्टाफ मेंबर है, एक डॉक्टर है, उसके साथ कोई घटना या कोई वारदात
हो गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो सुमित और देवपायन को दिया गया था, इनका नाम आप ध्यान से सुनिए कि इन्हीं दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कैसे भी करके इस मौत को साधारण मौत बताइए, जिससे स्टूडेंट्स को लगने लगे कि उस डॉक्टर लड़की ने मौत को गले लगा लिया, यानी हत्या कर लिया। ये दोनों स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं और वहां बता कर प्रचारित करने लगते हैं कि अरे एक पीजी की स्टूडेंट थी जो लेडी डॉक्टर थी, वो काम भी कर रही थी, तो उसने इस तरह से हत्या कर लिया। वह किसी चीज से बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में थी और उसने मौत को गले लगा लिया। इस प्रकार से उसके द्वारा हत्या करने की बात फैला दी जाती। अब जो दो डॉक्टर्स और थे जिनकी संदीप घोष के साथ मीटिंग हुई थी, वे कौन थे? वे थे सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आरजीकर मेडिकल कॉलेज से है ही नहीं। और यहाँ पर हम आपको एक नाम और बताते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वो नाम है, दरअसल एक डॉक्टर श्यामापदा दास हैं, जो कि ममता बनर्जी के खासम खास हैं। यूँ कहिए कि ये ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर हैं। और जब 2004 में ममता बनर्जी को फ्रैक्चर हुआ था, उनके सिर पर भी चोट आई थी, उस समय उनकी पसलियाँ भी टूट गई थी, तब से वो उनका इलाज कर रहे हैं। इस तरह से वे उनके फैमिली डॉक्टर हैं और वे उनके बहुत खास माने जाते हैं। और डॉक्टर श्यामापदा दास के खासम खास हैं सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक। अब जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस तरह की एक वारदात होती है, तो दो डॉक्टर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही हैं, उन्हें डॉक्टर संदीप घोष द्वारा काम दिया गया कि आप स्टूडेंट और मीडिया को संभालिए और उन्हें खबर फैला दीजिए कि भाई यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई मर्डर नहीं हुआ है, कोई शोषण नहीं हुआ है, बल्कि एक लड़की ने स्वयं ही मौत का रास्ता अपनी समस्याओं के चलते चुन लिया है और उसने अपने आप को खत्म कर लिया है। लेकिन जो दो डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, इनके साथ भी उसी सेमिनार हॉल में सोचिए, इन लोगों ने भी जो यहाँ इस हॉस्पिटल के थे भी नहीं, उन्होंने भी उस लड़की की लाश देखी और वे भी 1-1.5 घंटे तक उस मीटिंग में भाग लेते हैं। अब योजना के अनुसार 9:30 बजे प्रिंसिपल को घटना का पता लगता है। उसके बाद 10:10 के आसपास जब पुलिस को बताया जा रहा होता है, तो उतनी देर तक ये लोग मीटिंग ही कर रहे होते हैं और यह तय करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे खबर फैलाना है। अब जो बाहर से जो दो डॉक्टर्स आए थे, सुशांता कुमार और अविक, उनके द्वारा भी सजेशंस दिए जाते हैं। जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ था, उनको ये बताया जाता है कि देखिए, हमने 2 डॉक्टर्स को लगा दिया है स्टूडेंट्स और मीडिया को समझाने के लिए, लेकिन अब आपका काम है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, लड़की के पेरेंट्स और उसकी फैमिली को आप किसी भी तरीके से कन्वे करिए कि यह एक साधारण मौत है। अब इसके बाद एक नाम एक लेडी डॉक्टर का भी सामने आता है, जिसने लड़की की फैमिली को कॉल किया। इसके नाम के विषय में अभी सस्पेंस है, इसके नाम का पता नहीं चल पाया है। यह पूर्व में बताए गए 6 नामों में, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, इसके अलावा है। इनके बाद इस महिला का नाम 7वां है। उसका भी पता सीबीआई लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर वो कॉल था क्या। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को ये लिखा है कि जिसने पुलिस को कॉल किया, उस महिला के नाम को डिस्क्लोज करने का जिम्मा आपको सौंपा जाता है। वह महिला पुलिस को कॉल करके बताती है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसी एक वारदात हो गई है। पुलिस को भी एक तरीके से बताया जाता है कि एक मृत बॉडी मिली है। वह यह नहीं बताती कि उसके साथ हुआ क्या है। और पेरेंट्स को जो 2 बार कॉल किया जाता है, उसका आपको सबको पता ही है, जिसमें पहली बार बोला जाता है कि आपकी लड़की बीमार हो गई है, और उसके बाद 10:30 बजे पर पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपकी बेटी ने मौत का रास्ता चुन लिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इधर जो लोग वास्तविक बात जान चुके थे, इस अंधेर को देखकर स्टूडेंट का गुस्सा फूट रहा था। वो चिल्लाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं कि भाई हम भी यहाँ पर काम करते हैं, ऐसी एक वारदात घट गई है, आप लोग लड़की की मौत को छुपा रहे हो। तब वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ के कुछ सीनियर डॉक्टर्स
जिनमें इंसानियत जिंदा थी वे सामने आते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का पोस्टमार्टम होनी चाहिए और पोस्टमार्टम के साथ साथ वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में प्रिंसिपल संदीप घोष कहते हैं ठीक है, और वे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर देवांश सोम का नाम रखते हैं और कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सटीक आता है, इनके द्वारा पोस्टमार्टम करवा देते। लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट और सीनियर डॉक्टर हट करते हैं। तब जाकर 3 लेडी डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम करती हैं वो सामने आती हैं। उनका नाम हम यदि बताएं तो वे नाम थे मौली बनर्जी, रीना दास और अपूर्वा विश्वास। ये लोग उस डॉक्टर लड़की का पोस्टमार्टम करते हैं और तब जाकर उसकी वीडियोग्राफी भी होती है और तब जाकर ये जो केस है थोड़ा बहुत संभलता हुआ हाथों में आता है कि हाँ, अब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। वरना आप सोचिए, जो कि पूर्व में हमने जो 7 नाम बताए हैं, ये संदीप घोष के सहित ये सभी 7 डॉक्टर्स और एक फीमेल सुपरिंटेंडेंट एड़ी चोटी का जोर लगाकर किस तरीके से इस पूरे केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि आखिर क्या कोलकाता पुलिस ने कई सारे सबूत जो इकट्ठे किए थे उन सभी एविडेंस को सीबीआई को नहीं दिए या सीबीआई को पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपा है। अब तक क्लियर नहीं है कि आखिर कब क्या हुआ। क्या सच में 9:30 बजे लाश देखी गई या फिर भोर में 5:30 बजे ही लाश देखी। अब आप ये समझिए कि आखिर 5 बजे जब लाश देखी गई या 9:30 बजे लाश देखी गई, पुलिस को कब बताया गया और कहां पर क्या क्या गलती हुई, जिसकी वजह से सीबीआई अभी भी इस केस में काफ़ी पिछड़ी नज़र आ रही है और उसके पास अभी भी पूरी तरीके से तथ्य नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जो कोलकाता पुलिस थी वो शुरू से ही कह रही थी कि जब भीड़ आई, जो ट्रक भर भर के गुंडे आए, उन्होंने किसी भी तरीके से सेमिनार हॉल के साथ कोई भी एविडेंस नहीं मिटाए। लेकिन आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सरकारी वकील हैं, जो सीबीआई के वकील हैं, वो कहते हैं कि जब हमारे हाथ में केस आया तो सारे एविडेंस मिटा दिए गए थे, बर्बाद कर दिए गए थे। उसके बाद हमें केस सौंपा गया। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो खुद सीबीआई के वकील हैं, वे कहते हैं कि नहीं, ये जो कोलकाता पुलिस बता रही है कि कोई एविडेंस नहीं मिटा था, सब कुछ इंटैक्ट था, यह गलत है। सारे सबूत बर्बाद करने के बाद हमारे हाथ में केस को दिया गया है। अब ये केस किस रूप में आया, ये तमाम चीज़ें हैं। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के एक लोकल अखबार आनंद ने बताया था कि लड़की जो लेडी डॉक्टर है, उसके प्राइवेट पार्ट के पास पानी भरा हुआ एक सेलाइन का पैकेट रखा हुआ था, जो खुद एक पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने सीबीआई को बताया है। लेकिन जब लाश की बरामदगी की गई, उस वक्त सेलाइन का जो पाउच था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वहाँ पर पाउच रखा तो रखा किसने और हटाया तो हटाया किसने। दूसरी चीज़ ये कि 5 बजे के करीब कई स्टूडेंट जो उस कॉलेज में रहते हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 गार्ड जिनकी ड्यूटी उस बिल्डिंग के आसपास थी, तो उनमें से एक गार्ड ने देखा कि लाश वहाँ पर है और वो फिर प्रिंसिपल को बता देता है। उसके बाद भी कार्रवाई या कोई रिएक्शन नहीं होता है। और जिस तरीके से 8 बजे प्रिंसिपल साहब 4 लोगों सहित आ जाते हैं, तो 2 को तो कहा जाता है कि मैनेज करो। ये 2 लोग उनके खासम खास थे, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, यानी किसी तरीके से इस पूरे केस को मैनेज करवाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा स्टूडेंट दावा कर रहे थे। अभी तक वहाँ पर जितने भी जो भी रिपोर्ट्स वहाँ गए, उनके द्वारा जो चीज़ें छन छन कर सामने आ रही हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है, सरकारी चीज़ें क्या कहती हैं, लोग जो बातें कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उसे भी हम नकार नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि हमने 5 बजे 6 बजे लाश को देखा, यहाँ तक कि प्रिंसिपल 8 बजे अपने साथ लोगों को लेकर आए थे। इस तरह की सारी बातें आप जान चुके हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सुबह 9:30 बजे जब एक डॉक्टर अपने कई स्टूडेंट के साथ मरीजों की चेकिंग के लिए जाना होता है, तब वे उस डॉक्टर लड़की को पूछते हैं
कि वह लेडी डॉक्टर कहाँ है। तब उनकी फ्रेंड जो थे वे बोलते हैं कि वो सेमिनार हॉल में सो रही है। एक और व्यक्ति जिसने लेडी डॉक्टर की लाश को देखा था कि लेडी डॉक्टर मृत है, उसका हाथ उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, दोनों टांगें फैली हुई हैं, लेकिन वो दूर था, तो उसे लगा कि शायद जो लेडी डॉक्टर है वह सो रही होगी। ये देखने वाले दोनों शख्स अभी तक गायब हैं, इनका पता नहीं है। अब हम वहाँ पर आते हैं। जब 9:30 बजे ट्रेनी डॉक्टर देखकर लौटा तो उसने कहा कि वो तो मर चुकी है। इसके बाद 10:10 पर लगभग 40 मिनट के अंदर सूचना पुलिस स्टेशन तक पहुंचाई जाती है कि देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसी एक वारदात हो गई है, कोई लड़की बेहोश पड़ी हुई है, आप फौरन आ जाइए। आप सोच सकते हैं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यह जो बॉडी है वो डेड बॉडी है या उसमें जान बची है और वह बेहोश है। खैर चाहे जैसा भी हो, पर सरकारी रिकॉर्ड तो यही कहता है। इसके बाद 10:30 बजे पुलिस पहुंचती है। 10:52 पर उस अस्पताल की जो सुपरिंटेंडेंट है मृतिका की फैमिली के 2 से 3 बार कॉल करके बताती है कि आपकी बेटी बीमार है। फिर कहती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी आ जाए। 11 बजे पहली बार पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन करती है। जांच पड़ताल करने के लिए लगभग 1 घंटा का समय लग जाता है। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और 3 बजे तक लाश को परिजनों को सौंपकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। लेकिन जब ट्रेनी डॉक्टर व स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया तो उसके बाद कहा गया कि ठीक है, एक पैनल बैठाया जाएगा जिसमें 3 महिलाएं होंगी और जो भी चीजें होंगी बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ लिए जाएंगे। तब तक टाइम हो चुका था 12:20। परंतु देखिए उस लेडी डॉक्टर जिसकी मौत की टाइमिंग सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच बताई गई, तो कैसे उसकी बॉडी वहीं पर एक अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ी रहती और बाहर कैसे कैसे साजिश चल रहे होते हैं। पुलिस आने को तैयार नहीं है, ऐसा लड़की के परिवार के साथ झूठ बोला जाता है। इधर क्या क्या ड्रामा चल रहा है आप देख ही चुके हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार 12:29 पर पहली फोटो ली जाती है, फुटप्रिंट्स के निशान लिए जाते हैं उस लेडी डॉक्टर की बॉडी पर, जिसमें तमाम तरीके से चोट के 50 निशान थे, फिंगरप्रिंट थे। इसके बाद क्या होता है, तमाम डॉक्टर्स वहाँ पर थे। 4:30 बजे की पड़ी बॉडी को 12:44 के करीब एक डॉक्टर आता है और हाथ उठाकर देखता है और बोलता है अरे इसमें जान ही नहीं है, और छोड़ देता है। आप सोच सकते हैं अस्पताल जिसमें तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और हर कोई जानता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इतना टाइम लग गया अपने ही दोस्त की लाश को पहचानने में, यह बताने में कि उसके अंदर जान नहीं है, ये बेहोश नहीं है, ये तो मर चुकी है। इस प्रकार से इस अस्पताल के इन तमाम डॉक्टरों पर सवाल उठता है। फिर 1 बजे के करीब लड़की के जो अंकल होते हैं उन्हें पहली बार डॉक्टर लड़की की लाश को दिखाया गया, क्योंकि माँ बाप में तो इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वे प्रश्न कर सकें कि अपनी जिस बेटी को इतने प्यार से पढ़ाया पाला पोसा और उसे बहुत मेहनत के साथ अस्पताल भेजा, उसकी ज़िंदगी को इस तरीके से उजाड़ दी गई। फिर 1:47 पर मेडिकल सर्टिफिकेट एवं डेथ सर्टिफिकेट फैमिली को हैंड ओवर किया जाता है। पुलिस और पुलिस ऑफिसर्स को तमाम जहाँ जहाँ चोट लगी थी उसके बारे में बताया जाता है। अब इस तरह से दोपहर के 3 बज जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी की जाए। जितने भी अधिकारी वहाँ खड़े थे वह पहले तो जुबानी तौर पर कह देते हैं कि हाँ वीडियोग्राफी होगी, मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, लेकिन रिटर्न के फार्म में कुछ ऐसा नहीं किया जाता। आश्वासन देने के बाद लगभग 4:10 पर जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं उनके सामने इंक्वायरी होती है। 4:20 से लेकर 4:40 तक ये पूरी इंक्वायरी बैठाई जाती है। उसके बाद वीडियोग्राफी होती है। जो उस लेडी डॉक्टर के दोस्त थे उनके पेरेंट्स के सामने लगभग 6:01 से लेकर 7:10 तक यानी 1 घंटे तक पोस्टमार्टम होता है कि जिस क्राइम सीन पर जहां पर लाश मिली उसी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम क्यों करवा दिया जाता है। यहाँ कहीं न कहीं यह बात पच नहीं रही है।
कि जिस अस्पताल में इतनी क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ यौन शोषण होता है, उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है। खैर, आप देखते जाइए। जितने भी स्टूडेंट थे उनका कहना था कि उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अच्छे डॉक्टर्स की मांग की थी, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर 8 बजे जो डॉग स्क्वाड है वह लेडी डॉक्टर्स की घटना स्थल पर जाती है और जहां पर लेडी डॉक्टर्स की लाश मिली थी वहां पर पहुंचती है। शाम 8:30 से लेकर 8:52 तक यानी रात के लगभग 9 बजे तक पूरे क्राइम सीन की थोड़ी मैपिंग करवाई जाती है कि कहां पर कौन सा सामान रखा गया था। आप यह भी जान लीजिए कि लगभग उस क्राइम सीन की जगह से ब्लूटूथ के अलावा 40 और चीज़ें मिली थी। खाने का पैकेट, सैलाइन की बैग, जो पहले दावा किया जा रहा था वह कचरे खाने में मिलता है। फिर 8:30 से लेकर रात 10:45 के बीच में जो कई सारे विटनेस थे उन्हें इकट्ठा किया जाता है, फॉरेंसिक टीम को वहां भेजा जाता है। फिर लगभग 11:30 बजे पुलिस इंस्पेक्टर साहब वापस थाने चले जाते हैं। 11:30 पर अपने डायरी एंट्री करते हैं। उसके बाद 11:40 पर जब पिता खुद कहते हैं कि अब उन्हें FIR करवाने की ज़रूरत है, तब जाकर पहली बार FIR करवा दिया जाता है। इस तरह से इस मामले का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखे। अब आप समझ सकते हैं कि दोषी कौन होगा। CBI अनेक दिशाओं से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। क्या होता है, देखते जाइए। नमस्कार।